दोस्तों नमस्कार। बात करते हैं किसकी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, यानी वीडियो का भाग नंबर 40। देखिए भाग नंबर 40 वीडियो का। इससे पहले मैं आज आपको पूरी स्टोरी जहाँ तक मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, पूरी स्टोरी पहले मैं आपको ब्रीफ करूँगा, उसके बाद मैं लिखवाऊँगा। यानी पहले मैं समझाऊँगा, उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा और आप लिखते हुए नोट्स बनाते चलेंगे। पहले आप कहानी को बहुत ध्यान लगाकर सुनिए। जो कहानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहानी है किसकी? कहानी है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। किसकी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। अब देखिए गांधी जो इरविन समझौता हुआ वो 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत यह बताया गया कि महात्मा गांधी अब दूसरे जो सम्मेलन होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, उसके अंदर महात्मा गांधी लंदन जाएंगे। अब जब महात्मा गांधी लंदन जाएंगे तो उसके तहत यह भी बताया गया मतलब ये सब जो गांधी इरविन समझौता का उसके तहत हुआ था कि महात्मा गांधी लंदन जाएंगे। जब महात्मा गांधी लंदन जाएंगे तो महात्मा गांधी उसके लिए एग्री हुए। जब एग्री हुए, और ये बात बताई गई थी कब? ये बात बताई गई थी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये मैंने आपको लिखवाया था पिछली वीडियो में कि जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उसको जो कराची अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ, जो जिसके अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और जो प्रस्ताव था कराची अधिवेशन, जो गांधी इरविन समझौते का जो प्रस्ताव था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और उसके बाद उसमें यह कहा गया कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। वहाँ गांधी ने थॉट्स भी दिया था। यहाँ तक हमारी क्लास हो चुकी थी। आज पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज आप काफ़ी मेहनत बनाइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और ये जो आपका सम्मेलन होगा 7 सितंबर, कब? 7 सितंबर सन 1931। कब? 1931, 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट होगा और 1 दिसंबर तक चलेगा। जी हाँ, कब तक? 1 दिसंबर तक जो ये चलेगा। पहले इसकी कहानी सुन लेते हैं। सॉरी। अब ये क्या होने वाला, यहाँ क्या होगा, गांधी जी ना, जो गांधी जी थे, अब वे गांधी जी जाने वाले थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कहाँ से? लंदन। जैसे में लंदन जाएंगे तो लंदन जाएंगे, जिस जहाज से जाएंगे वो RSS पुताना नाम का, राजपुताना नाम का एक जहाज था। उसमें गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू भी जाएंगी। सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय और अनेक प्रकार के गांधी जी के साथ जो रहने वाले नेता थे। मीराबेन भी थी और महादेवी देसाई जी थी, प्यारेलाल भी थे, बहुत सारे व्यक्ति थे, लिखूंगा आपको व्यक्ति थे। और इनमें एक फिक्की के चेयरमैन थे। फिक्की के कौन थे? चेयरमैन। फिक्की के चेयरमैन थे, ये भी गए थे। जब ये फिक्की के चेयरमैन गए थे, ये इनका नाम है घनश्याम दास बिरला। इनकी एक पुस्तक है। ये फिक्की के चेयरमैन गए थे, घनश्याम दास बिरला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ गए थे। इनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक में इन्होंने जिक्र किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसमें जिक्र किया गया है कि जब महात्मा गांधी गए थे तो भारतीयों के बारे में एक बात जरूर कही जाती है कि भारतीय जहाँ भी पहुँचते हैं लेट पहुँचते हैं। तो महात्मा गांधी जब यहाँ से चले थे तो 4 बकरियों के साथ एक नीम की दानतून, मदन मोहन मालवीय ने भी 4 लकड़ी गट्टर बांधे हुए थे। इस तरह का उनका जिक्र मिलता है। घनश्याम दास बिरला घनश्याम दास बिरला के साथ 3-4 नौकर चाकर थे। यानी पूरी भारतीयों वाली, जो भारतीयों की परंपरा होती है उसके तहत ही, मतलब पूरा जो गाँव की देसीपन होता है ना, गाँव का देसीपन, उसी के तहत पूरी तरह तैयारी करके ये चले थे और पहुंचे। 7 सितंबर को अधिवेशन स्टार्ट हो गया था। अधिवेशन मतलब सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये पहुंचे 12 सितंबर को। कब? 12 सितंबर को जब पहुंचे, 12 सितंबर को जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ, तो वहाँ महात्मा भारत से, ये नहीं कांग्रेस ही जा रही थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, भारत से कम 22 संप्रदाय, 22, 25, 30 संप्रदाय, लगभग 30 संप्रदाय, मतलब अलग अलग समुदाय के लोग भी उपस्थित थे वहाँ, जैसे सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध वगैरह वगैरह। इस तरह की जो अनेक पंथ थे, अनेक प्रकार की जातियाँ थी, मैं वहाँ मौजूद थी। उनमें से एक बड़ा नाम आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए निर्वाचन पद्धति की मांग करते हैं। निर्वाचन पद्धति मतलब समझते ना, निर्वाचन पद्धति के साथ पृथक निर्वाचन पद्धति, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम,
पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग कर रहे थे, और वहाँ जो पृथक निर्वाचन पद्धति का मुद्दा था वो जोरों शोरों पर छाया हुआ था। जैसे जोरों शोरों पर छाया हुआ था, अब महात्मा गांधी इसमें अड़े हुए थे कि महात्मा गांधी और जो बी आर अम्बेडकर था, इनके बीच का जो टकराहट है, इसकी अपने आप में कहानी है, वो बाद में कभी बस समझाएंगे। अभी हमें केवल आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता तक की कहानी, आपको मतलब स्वतंत्रता का पूरा इतिहास पढ़ाना है मुझे। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर लिखाऊंगा सारा। समझ में आया बात आपको? तो महात्मा गांधी जब पहुंचे वहाँ लंदन में पहुंचे, तो लंदन में पहुंचने के बाद देखा यहाँ जो पृथक निर्वाचन पद्धति का मुद्दा ज़्यादा हावी है, तो उस मुद्दे को देखते हुए महात्मा गांधी उस सम्मेलन को छोड़ने के पश्चात सीधे भारत में चले आए। और जैसे भारत में चले आए, उन मुद्दों पर जिस भारत का में नेतृत्व करने के लिए भारतीय संविधान की व्यवस्था तय करने के लिए, जब मैं सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल ऐसे तो बोलते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो वहाँ उनके हित जो लक्ष्य थे वे पूरे नहीं हो पाए। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कभी भी कि एक देश के अंदर 2 देश या अनेक प्रकार के 20 या 30 देश बनते दिखाई दे, इस तरह का वे नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत को एक सूत्र में बांध कर रखा जाए। ये महात्मा गांधी का अप्रोच था, पॉजिटिव अप्रोच था। समझ में आया? लेकिन जो गांधी थे, अम्बेडकर थे, उनका विचार था कि दलितों को निर्वाचन पद्धति दे दिया गया, क्योंकि दलितों का जो मुद्दा था वो भी चरम पर था। यानी जातिवाद जो अछूत आप सब दिखाई देते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में, जो आर्टिकल 17 में कहा गया है, अछूतों के लिए पूरा एक अनुच्छेद बना दिया गया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ करते थे वे चरम पर थे। समझे? अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। जब महात्मा गांधी वापस भारत लौटे, तो भारत लौटते वक्त यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, वेंगिस्टन, यहाँ के जो गवर्नर जनरल वायस आ रहे थे, वे थे वेंगिस्टन साहब। जब वेंगिस्टन साहब थे, तो वेंगिस्टन साहब ने, गांधी जी ने कहा कि मुझे उनसे बात करनी है वेंगिस्टन से। ये गवर्नर जनरल वायस आए, लॉर्ड इरविन अपने देश वापस लौट चुके थे। अब नए गवर्नर जनरल आए थे, उनका नाम था वेंगिस्टन। महात्मा गांधी ने कहा मुझे उनसे बात करनी है, और मैं गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसके तहत कुछ बात करना चाहता हूँ। अब जो उन्होंने गांधी जी से मिलने से मना कर दिया, तो गांधी जी ने फिर निश्चय लिया 14 जनवरी 1932 को कि अब में जो सवर्णीय आंदोलन तितर बितर होकर चल रहा था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब महात्मा गांधी ने निश्चय लिया। जब महात्मा गांधी ने निश्चय लिया कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे से ही लेकिन चलना स्टार्ट हुआ। उसी टाइम उसी वक्त एक फेमस कहानी। लेकिन क्या होगा, जो 1932 में जो गांधी जी के सहयोगी थे, गांधी जी के सहयोगी थे, उन्हें उठाकर जब पता चला, जो वेंगिस्टन थे यानी गवर्नर जनरल वायसराय, उन्होंने गांधी जी को और कांग्रेस के मुख्य नेताओं को, जितने भी कांग्रेस के मुख्य नेता थे, उन्हें उठाकर जेल में धूस दिया। समझ में आया ना बात है? तो उन्हें उठाकर जेल में भर दिया गया, जेल में मतलब गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें। उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हुई। जैसे उनकी अरेस्टिंग हुई, तो अब क्या होगा, भारत में कांग्रेस के मुख्य लीडर थे, जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, उसके बाद भारत में एक योजना आएगी, और उसका नाम होगा रैमसे मैकडोनाल्ड योजना। कौन सी? रैमसे मैकडोनाल्ड योजना आएगी, और उसके तहत यह कहा जाएगा कि, क्योंकि मैंने कहा अंग्रेजों का यानी औपनिवेशिक हुकूमत या औपनिवेशिक सत्ता, या अंग्रेज कह सकते हैं, ब्रिटिश सत्ता कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। इनका एक ही काम था कि किस तरह भारतीयों के जो आंदोलन थे उसे कमजोर किया जाए और अनेक प्रकार की योजनाएं लाई जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक योजना लाई गई, जिसे रैमसे मैकडोनाल्ड परियोजना क्या कहा जाता है। रैमसे मैकडोनाल्ड परियोजना, रैमसे मैकडोनाल्ड परियोजना, डोनाल्ड परियोजना, ये योजना कह सकते हैं। योजना लाई गई कब? 1932 में। 1932 में। आपको एक योजना भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछ सकता है। 4 योजनाओं का नाम लिखकर चला जाएगा, आपसे पूछेगा कि कौन योजना को आपको कालानुक्रम बताना है। कालानुक्रम का मतलब कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी योजना पहले आई, कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी बाद में आई। इसमें क्या किया गया, इस योजना के तहत जो रैमसे मैकडोनाल्ड परियोजना आई थी, इसके तहत जो 22 संप्रदाय थे, 22 संप्रदाय मतलब कम्युनिटी थी, जैसे बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, दलित वगैरह वगैरह वगैरह, उन अनेक प्रकार के पंथ थे, उन्हें निर्वाचन पद्धति दे दी गई। निर्वाचन पद्धति मतलब समझते हैं ना, अगर कोई एक विशेष जाति का व्यक्ति है, तो उसी की विशेष जाति के व्यक्ति उसी को वोट करेंगे, जो अब तक दिखाई देता है। अगर कोई दलित है तो दलितों को वोट करेगा, अगर कोई ओबीसी है ओबीसी को वोट करेगा। समझे? यानी एक विशेष प्रकार का व्यक्ति विशेष प्रकार के व्यक्ति को वोट करेगा। इस तरह की प्रवृत्ति आज तक दिखाई देती है। समझे? तो इस तरह 22 जो आपके संप्रदाय थे, उन्हें निर्वाचन पद्धति दे दी गई। और जैसे निर्वाचन पद्धति दे दी गई, उसके बाद जो होगा, ऐसा महात्मा गांधी नहीं चाहते। दलितों को निर्वाचन पद्धति देने की बात की गई। जो दलित थे, दलित को भी निर्वाचन पद्धति की
जब दलितों को निर्वाचन पद्धति दी जाएगी तो जो आपके अंबेडकर साहब होंगे वे खुश हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा, लेकिन महात्मा गांधी इस वक्त जेल में थे, जेल में थे, जिस जेल में थे मैं उसी जेल में उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। कितने दिन का? 21 दिन का आमरण अनशन समझते हैं, भूखा रहना स्टार्ट कर दिया। तो महात्मा गांधी के द्वारा भूखा रहा गया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है, भूखा रहकर किसी की जान भी जा सकती है, तो गांधी के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, उनके प्रयासों के द्वारा और गांधी के और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होगा। पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता, जिसे हम पूना समझौते के नाम से जानते हैं। पूना समझौता होगा। कौन सा समझौता? पूना समझौता। और जब गांधी के बीच में और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होगा, पूना समझौता के तहत मतलब ऐसे नहीं है, वैचारिक मतभेद नहीं थे, ऐसा नहीं है, मतभेद थे लेकिन ऐसे नहीं थे कि वैचारिक मतभेद हो पूरे के पूरे, मनमुटाव इस टाइप का ये चलता रहता था। महात्मा गांधी की विचारधारा अलग थी, अंबेडकर की विचारधारा अलग थी। अंबेडकर जो थे वे सोचते थे कि पहले सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाए, लेकिन गांधी की अप्रोच थोड़ा अलग था। गांधी का अप्रोच था कि पहले हम राजनीतिक विकास हो, उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास खुद हो जाएगा। यानी गांधी, लेकिन दोनों के साध्य अलग हो सकते हैं लेकिन साधन एक ही थे। मैंने कहा साधन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन साध्य दोनों का एक ही था, लक्ष्य एक ही था। तो गांधी अंबेडकर की विचारधारा अलग अलग हो सकती है लेकिन दोनों का एक ही साध्य था, एक ही लक्ष्य था, एक ही साध्य था दोनों का। मैंने कहा अंबेडकर की विचारधारा अलग थी और जो गांधी थी उनकी विचारधारा अलग थी। गांधी का मानना था कि जो भारतीयों का विकास हो, पहले इनका सामाजिक आर्थिक विकास हो, छुआछूत खत्म किया जाए, है ना, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाए, असमानता को खत्म किया जाए, समानता और अमीर गरीब के बीच में जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है, इस पहले से खत्म किया जाए, उसके बाद राजनीतिक मांग की जाए, ऐसा सोचते थे अम्बेडकर। लेकिन गांधी थे वे सोचते थे पहले कि राजनीतिक विकास हो। तो दोनों के अप्रोच अलग अलग थे लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था कि भारत को आज़ाद कराना। समझ में आया बात आपको? जैसे पूना पैक्ट होगा तो पूना पैक्ट होने के बाद दलितों को निर्वाचन पद्धति दे दी जाएगी। लेकिन मैंने कहा यहाँ महात्मा गांधी हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, यानी भूख हड़ताल कर देते हैं और जेल में बैठे बैठे भूख हड़ताल कर देते हैं। और जब पूना पैक्ट होता है तो पूना पैक्ट में महात्मा गांधी अंबेडकर से कहते हैं कि मैं दलितों के बारे में जब से सोच रहा हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। इतना बड़ा वाक्य महात्मा गांधी बोलते हैं किसको? डॉक्टर अंबेडकर को। इस तरह के मतलब फैक्ट नहीं अलग अलग बुक से पढ़ने पर मिलते हैं। चलिए खैर, पूना पैक्ट इनके बीच में हुआ और दलितों की जो निर्वाचन पद्धति दी गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कब हुआ है? 26 सितंबर, 12 सितंबर को यही हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद मैग्ने-डोनाल्ड परियोजना आई थी आपकी 16 अगस्त 1932 को, रैमसे मैकडोनाल्ड परियोजना ये आई थी। उसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ आपका, पूना समझौता हुआ 26 सितंबर कब? 1932 को। पूना पैक्ट किसके? गांधी के बीच में दलितों की जो निर्वाचन पद्धति थी उसको खत्म करने की बात की गई। लेकिन अंबेडकर ने कुछ शर्त रखी। शर्त यह थी कि आप ना निर्वाचन पद्धति जो दलितों की जो संख्या है वो केंद्रीय विधानसभा में बढ़ा दीजिए। विधानसभा में इनकी सीट बढ़ाइए। और देखिएगा जो इनकी सीट थी ना वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। यानी 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 147 तक कर दी गई। प्रांतीय जो विधानमंडल होंगे जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, इस तरह की जो मतलब असेंबली होगी, सभाएं होंगी, इनमें दलितों की निर्वाचन पद्धति यानी एक प्रकार का आरक्षण टाइप, रिजर्वेशन एक प्रकार का ऐसा किया गया और जो आज तक देखा जा सकता है। समझ में आया आपको? उसके बाद जो केंद्रीय विधानसभा में इनकी सुरक्षित सीटों की संख्या 18%, यानी जो सेंट्रल असेंबली होगी ना आपकी, सेंट्रल असेंबली में केंद्रीय विधानसभा में इनकी जो सीट होगी 18% तक रिजर्व कर दी गई। जब जाके गांधी की और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ये पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया आपको? ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ कब हुआ? 16 अगस्त 1932 को। अभी दोबारा जितना भी हमने आपको समझाया सारा का सारा ब्रीफ करने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की इतनी खास उपलब्धियां देखने को नहीं मिलती। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा आपका वो होगा 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर 1932 से लेकर ये आपका चलेगा दिसंबर 1932 तक। और डेट बताऊं आपको, डेट कभी नहीं पूछी जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है। 24 दिसंबर 1932 तक ये आपका जो आपका थर्ड राउंड को कॉन्फ्रेंस टेबल
यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो होगा उसकी कुछ खास उपलब्धियां नहीं रही, उसमें जो कांग्रेस थी उसने भी भाग नहीं लिया। समझ में आपको, मैंने कहा बस अम्बेडकर थे जो तीनों में भाग लिया था, मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ नहीं बुलाया गया। ये जो आपका थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुआ यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें जो महात्मा गांधी थे ना, महात्मा गांधी तो आए नहीं, कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं आया, जैसे कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं आएगा और तो और मुस्लिम जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्हें भी इनवाइट नहीं किया गया, उन्हें भी इससे दरकिनार कर दिया गया। चलिए, अम्बेडकर दोनों में गए थे। इसी के समय साइमन की कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। साइमन कमीशन आया था कब? 1927 में आया था और 1928 में भारत आया था। 1928 में जब उसका भारत में आगमन हुआ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने स्टार्ट हुए थे। मैंने आपको पढ़ाया होगा 34-35 वीडियो में लगभग, पीछे जाके देखिए आप। उसके बाद जो साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के बाद मैंने कहा ये साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही आई थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, यानी गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, अब महात्मा गांधी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से 6 हफ्तों का ब्रेक लेते हैं। क्यों? गांधी के और जो अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, जो गांधी के बीच में और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, उसके तहत गांधी जी हरिजनों को लेकर, यानी जिन्हें आप दलित कहते हैं, उन्हें लेकर जो हरिजन जो शब्द दिया गया वो भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। जो गांधी जी के और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, उसके तहत जो गांधी जी थे 21 दिनों का उपवास रखा था, उन्होंने 21 दिनों का उपवास रखा था और कहा था कि आप, यानी उपवास क्यों रखा था? उपवास इसलिए रखा था ताकि जो वर्चस्व जाति के लोग हों वे दलितों के साथ भेदभाव न करें, इसलिए उन्होंने उपवास रखा था और दूसरों को सीख दी थी कि आप इस तरह का भेदभाव ना करें। और इसके लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग 6 हफ्ते यानी 8 मई 1933 से लेकर 6 हफ्ते तक आंदोलन स्थगित कर दिया और 12 जुलाई 1937 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में शुरुआत की। चलिए, मैंने कहा 6 हफ्ते के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया और महात्मा गांधी ने इसमें स्थगित कर दिया और इन्होंने कौन सा शब्द दिया था? हरिजन शब्द। कौन सा? हरिजन शब्द दिया था इन्होंने। चलिए, हरिजन शब्द दिया और महात्मा गांधी ने हरिजनों के साथ मिलकर लगभग 10,000 लोग होंगे, 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे, इन्होंने साथ मिलकर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था और उनमें लगातार पैदल यात्रा का आयोजन किया था ताकि दलितों के बारे में चिंतन किया जा सके और उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। ऐसा महात्मा गांधी ने किया था। जब आपको लिखवाएंगे तो सारा क्लियर कट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, नेशनल मूवमेंट था आपका, वो भी चरम पर था। जब नेशनल मूवमेंट जैसे चरम पर होगा तो इस टाइम जो, अब मैंने कहा एक ऐसा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें तितर बितर दिखाई देता है, जो लगातार जिसमें बिखराव की मात्रा दिखाई देती है। एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसका लगातार विस्तार हुआ, यानी लगातार 5 साल तक चलने वाला आंदोलन था। कितने आंदोलन थे? 5 साल तक चलने वाला आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन? कितने साल तक? 5 साल तक। अब उसके बाद क्या होगा? पटना अधिवेशन होगा कांग्रेस का। पटना अधिवेशन। कौन सा? पटना अधिवेशन होगा। किसका? कांग्रेस का। जो कांग्रेस का पटना अधिवेशन होगा ये होगा आपका 29 जुलाई 1934 को। 29 जुलाई 1934 को इसका अधिवेशन होगा। और जैसे अधिवेशन होगा इसके तहत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा उसे समाप्त कर लिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? हमने कहा अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या क्या उसके लाभ रहे, यानी उसका मूल्यांकन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसका मूल्यांकन करेंगे। एक तरफ उसका पॉजिटिव साइड लिखेंगे, एक तरफ निगेटिव साइड। आप बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन का लाभ क्या हुआ? पहली बात तो ये इसलिए सबसे पहली बार ऐसा आंदोलन था जो सबसे अधिक लंबे समय तक चला था, यानी 5 साल तक किसी आंदोलन को चलाना। ये मनोविज्ञान भी आपको गारंटी नहीं देता है। एक आंदोलन इतना लंबा कोई व्यक्ति चला सकता है, तो सोचिए, यानी सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है, अब तक का इसने सबसे पहली बार पूर्ण जो स्वतंत्रता है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को रखा था। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या मतलब था कि सभी मुद्दों पर विरोध किया जाएगा। चाहे अंग्रेज कोई सा भी बिल लेकर आए, कोई सा भी बिल, सभी मुद्दों पर क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा अंग्रेजों का। समझे? अखिल भारतीय आंदोलन था, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और इस तरह जब ये आंदोलन चलता रहा, किस तरह अनेक प्रकार के जो वर्ग थे इससे लगातार बारी से बारी परत दर परत जुड़ते चले गए, इससे भी आप भली बातें परिचित है। चलिए, लेकिन इसके निगेटिव से इम्पैक्ट क्या रहे? मैंने कहा इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे? इसके निगेटिव इम्पैक्ट यह रहे, यह लक्ष्य प्राप्ति के बिना ही बिखर गया। क्योंकि इसका लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्या हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए? इस आंदोलन को तो जो पटना का अधिवेशन था उसमें स्थगित कर दिया गया।
समझ में आया बात आपको? ये लक्ष्य प्राप्ति से पहले बिखर गया जो आंदोलन था, ये लक्ष्य प्राप्ति से पहले बिखर गया जो आंदोलन था। आंदोलन के जो मुद्दे थे, मैंने कहा आंदोलन हाईजैक भी हुआ था। क्यों? महात्मा गांधी ने 6 हफ्ते का जो आंदोलन था ना, ये भी एक निगेटिव इम्पैक्ट है इसका। 6 हफ्ते का जो आंदोलन था वो दलितों के लिए चलाया और जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसे रोक दिया, तो ये भी एक प्रकार का निगेटिव इम्पैक्ट है इसका। चलिए, इसमें गहरी निराशा छा गई थी, ये इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट थे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि सबनी अवज्ञा आंदोलन किस तरह पटना अधिवेशन में स्थगित कर दिया गया। इससे आप भली भांति परिचित थे। अब मैं आपको नोट्स बनवाता हूँ और आप बारी बारी से लिखते चलिएगा। समझ में आया? अब मैं बारी बारी से लगातार बोलूँगा, आपको क्या क्या लिखना होगा। हेडिंग बनाइए गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आप हेडिंग बनाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सॉरी, हेडिंग बनाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान लिखिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व आए थे। अगर कोई सम्मेलन था, क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता आए थे इसमें, उसके बाद अंबेडकर तो जाते ही जाते थे और सभी के सभी जितने भी निर्वाचन पत्रियां मांग रहे थे, जितने भी लोग, जितने भी समुदाय भारत में थे, सबके सब इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आए थे। आपको हेडिंग बनाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1 दिसंबर 1931 तक चला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद आपको लिखना है इसमें पहला पॉइंट आप लिखिए। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यह सब, इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि थे, इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि थे। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि गांधी जी SS राजपूताना से, गांधी जी SS राजपूताना से गांधी जी SS राजपूताना से लंदन पहुंचे, जिनके साथ अब मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। जिनके साथ प्यारेलाल, मोहद्दे देसाई, मीराबेन, सरोजिनी नायडू व मदन मोहन मालवीय थे। नंबर 3 फैक्ट लिखिए। नंबर 3, फिक्की के चेयरमैन FICI, फिक्की के चेयरमैन पहले आप लिख लीजिए, चेयरमैन श्यामदास, घनश्याम दास बिड़ला, फिक्की के चेयरमैन घनश्याम दास बिड़ला इस सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इस सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। समझ में आया बात आपको? नोट्स होगा तो आप कभी भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अब आपने समझ लिया है, अब आपको लिखना ही होगा। समझ में आया? आप जिसे दरकिनार नहीं कर सकते, मैंने कहा समझ में आपके आ गया होगा, उसके बाद से दरकिनार नहीं करना है। जहाँ तक पढ़ाया जा और जहाँ तक बताया जा, उसके बाद मैं समझाने के बाद नोट्स बनवा रहा हूँ आपको। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? और कोई भी अलग चीज़ नहीं है, जो आपको थोड़ी देर पहले समझाया वही लिखना है। चलिए, नंबर 4 पॉइंट लिखिए। जब ये लोग सम्मेलन में पहुंचे तो उसके तहत क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ पर एक मुद्दा सबसे ज़्यादा छा हुआ था। वो कौन सा था? दलितों के लिए निर्वाचन पत्ति का। और निर्वाचन पत्ति तो सब मांग रहे थे और कुछ को निर्वाचन पत्ति दे दी गई, लेकिन जो दलित थे वो हिंदू वर्ग का एक सबसे बड़े वर्ग था। यानी भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में दलित वर्ग था। जब अगर दलित वर्ग, हिंदू जो लोग थे उनमें मतलब टूटने की भावना, यानी हिंदू जो वर्ग था उनका जो वोट बैंक था वो धीरे धीरे टूटने की भावना थी। और गांधी जी अपने आप को सनातन हिंदू कहते थे। ये इसमें कोई संकोच नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। समझ में आया आपको? उसके बाद लिखिए अगला फैक्ट। इस सम्मेलन में सबसे अधिक मुद्दा निर्वाचन पत्रिका का छाया हुआ था। पृथक निर्वाचन पत्रिका का छाया हुआ था। लिख लिया आपने? उसके बाद देखिए 28 दिसंबर 1931 को लंदन से 28 दिसंबर 1931 को लंदन से खाली हाथ महात्मा गांधी खाली हाथ लौटे। उन्होंने कहा
यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है। जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान में मैं समझौता नहीं कर सकता। कितना बड़ा अप्रोच था महात्मा गांधी का। उसके सम्मान में मैं समझौता नहीं कर सकता, यानी जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैं उसके प्रति सजग हूँ और मैंने उसे कभी झुकने नहीं दिया और ना ही झुकने दूंगा, और उसका मैं सम्मान करता रहूँगा और उसे मैं कभी झुकने नहीं दे सकता। कितना बड़ा अप्रोच था महात्मा गांधी का। भारत आकर, उसके बाद देखिए, भारत आकर उन्होंने वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय वेलिंगटन से मिलना चाहा, पर गवर्नर जनरल वायसराय वेलिंगटन ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने दफन कर दिया, यानी जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में जो भी समझौता हुआ था कि राजनीतिक कैदियों को रिहाई करेंगे और इतना टैक्स कम करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अनेक प्रकार के समझौते के तहत किया गया था, उस समझौते को भी जो सरकार थी उन्होंने दरकिनार कर दिया, दफन कर दिया, यानी उस समझौते का कोई मतलब नहीं रह गया। समझ में आया। अब महात्मा गांधी जो हैं वे सबने अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अब लिखिए आप, 14 जनवरी 1932 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सबनी अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण स्टार्ट किया, यानी शुरू किया। मैंने कहा लंदन से लौटने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत, सबनी अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण की शुरुआत की गई। ये बात आप, ये सारे फैक्ट आपको लिखने होंगे, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण यह है कि जो बताया जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैंने कहा लिख लेना यहाँ तक। उसके बाद लिखिए इसमें, उसके पश्चात कांग्रेस के कुछ मुख्य नेता और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। महात्मा गांधी को तथा कांग्रेस के कुछ मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये सारे फैक्ट आपको लिखने हैं, जेल भेज दिया गया। जब ऐसे लिखेंगे आप, उसके बाद लिखिए जैसे गांधी जी को कहाँ भेजा गया, पूछा जाता है गांधी जी को जेल में कहाँ रखा गया था, तो गांधी जी को जेल में भेजा गया था यरवदा जेल में, यरवदा जेल, कोमा लगाइए। उसके बाद लिखिए पटेल को बम्बई, जो पटेल थे आपके वल्लभ भाई पटेल, उन्हें भेजा गया था बम्बई। कांग्रेस के सारे मुख्य लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो आपका जवाहरलाल नेहरू थे, उनको भेजा गया था नैनीताल में, जिसे हम नैनी बोलते हैं, नैनीताल में नहीं, इलाहाबाद में, सॉरी नैनी, इलाहाबाद में। राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया पटना, जो राजेंद्र प्रसाद थे आपके, उन्हें भेजा गया था कहाँ, पटना जेल। सबको अलग अलग जगह, अलग अलग जेल में भेज दिया गया। किसके द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ये आपको सारा फैक्ट लिखना ही होगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मेरा मानना है आपकी समझ में नहीं आएगा। मैंने इसीलिए पहले पूरी स्टोरी सुनाई आपको, आराम से समझाई, वो भी पूरा समझाने की कोशिश की, एक प्रकार से समझाने की कोशिश की। एक बार लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे। यकीन मानिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बार बार उसी इन फैक्ट को बार बार रिवाइज कीजिए। कई बार पढ़िए, कम से कम 5 बार पढ़िए। 5 बार जब आप पढ़ लेंगे, मेरा यकीन मानिए ना तो आपको किसी बुक की जरूरत होगी। अगर बुक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपके अंदर बुक पढ़ने के साथ साथ अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो आपके अंदर प्रभावशील भाषा, जो मैं आपको भाषा लिखवा रहा हूँ, ये भाषा आप खुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निष्कर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष यह निकला। इसके बाद आई एक योजना जिसका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड योजना। मैंने कहा इसके बाद जो योजना आई थी वो कौन सी योजना थी, रैमसे मैकडोनाल्ड परियोजना। परिणाम निकला इसका, परिणाम क्या निकला इसका, यानी जो सम्मेलन चल रहे थे इसका फायदा उठाते हुए एक योजना लेकर आए, रैमसे मैकडोनाल्ड परियोजना, मैकडोनाल्ड परियोजना। ये योजना कब, 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को क्या लेकर आए, परियोजना। कब, 16 अगस्त 1932 को। चलिए और इसके अंदर एक फैक्ट लिखिए। इसके तहत पहला पॉइंट, इस योजना के तहत 22 संप्रदायों को निर्वाचन पद्धति दे दी गई, जिसमें से एक भारत का बहुत बड़ा वर्ग दलित वर्ग भी था, जिसमें से एक भारत का बहुत बड़ा वर्ग दलित वर्ग भी था। लेकिन महात्मा गांधी इससे सहमत नहीं थे।
लेकिन महात्मा गांधी इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि दलितों का वर्ग हिंदुओं का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करता था। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। ये सब आपको फैक्ट लिखने हैं, क्योंकि जब मैं आपको पर्सन दूंगा, पूरा बड़ा एक पर्सन दूंगा, जब आप एक पर्सन लिख लेंगे, अपने खुदासों से लिखेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास पैदा होगा। समझे आप? लिख लिया होगा आपने। उसके बाद लिखिए, और इस तरह महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की और इसी के तहत महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की और जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की तो गांधी व अंबेडकर के बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट लिख दीजिए या समझौता। पैक्ट का मतलब समझौता होता है। पूना पैक्ट हुआ जिसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट लिखिए। नंबर फर्स्ट, दलितों को प्रवचन, ये जो पूना पैक्ट हुआ था आपका 26 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ। राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ। 16 अगस्त को तो रैमसे मैकडोनाल्ड परियोजना आई थी। अगस्त के बाद क्या आता है? सीधा सितंबर, यानी अगले ही महीने में पूना पैक्ट हुआ। और जैसे ही पूना पैक्ट होगा तो उसके पूना पैक्ट के अंतर्गत पहला प्रावधान जो दलितों को दी जाने वाली निर्वाचन पद्धति उसे समाप्त कर दिया गया। आप लिखिए नंबर ए पॉइंट, उसमें लिखिए दलितों को दी जाने वाली निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया गया। दलितों को दी जाने वाली निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया गया। चलिए, उसके बाद बी पॉइंट। अब देखिए, इनकी दलितों के लिए प्रांतों में या प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 147। उसके बाद लिखिए सी पॉइंट, लिखिए केंद्रीय विधानमंडल परिषद में दलितों के लिए सीट की संख्या 18% तक आरक्षित कर दी गई। डी पॉइंट, बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद हेडिंग बनाइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन। मैं लिखवा इसलिए रहा हूं ताकि आपका डबल रिपीट हो जाए और आपके याद हो जाए। हिस्ट्री को याद करना एक बहुत बड़ा काम है। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। दूसरा 1932 में, 1931 में। तीसरा 1932 में। दूसरा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1931 में। पहला 30, 31, 32, तीसरे वाला 32 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसकी डेट लिखिए, डेट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932। 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932। ये डेट आपको याद रखनी है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। उपलब्धियां इसकी
यानी इसकी जो उपलब्धि थी वो कोई खास उपलब्धि नहीं रही। इस पहली बात आपको याद रखना है, इसमें इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, समझे आप। देखिए और तो और जो वहाँ की ब्रिटिशों की राजनीतिक पार्टियां थी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का उन्होंने भी बहिष्कार किया था। आप लिख सकते हैं ब्रिटिशों ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। कारण क्या था वो बाद में बताऊंगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं बुलाया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, लंदन में स्थित तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं बुलाया गया। मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा पॉइंट, डेट भी आपका रखनी है। इसी समय साइमन की कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। समझ में आया आपको। तो तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसकी इतनी खास उपलब्धि नहीं। उसके बाद क्या होगा, आइए उसके बाद देखते हैं क्या होगा। मैंने कहा उसके बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया था, जब पूना पैक्ट हुआ था तो पूना पैक्ट के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन यानी सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए उन्होंने 6 हफ्ते का ब्रेक लगा दिया था और 6 हफ्तों के लिए दलितों के लिए काम किया। और दलितों को, और जो दलित थे उनके लिए महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया। हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब जनता, भगवान की जनता, यानी भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें बोलते हैं हरिजन। लेकिन जो दलित लोग हैं इसका भी विखंडन करते हैं। बात करेंगे क्यों करते हैं। वे बोलते हैं कि हम तो भगवान के मंदिर में जाने लायक भी नहीं हैं, मैंने तो चढ़ने नहीं दिया जाता भगवान के मंदिर में, ऐसा बोलते हैं। वो बाद में कभी और बात करेंगे। तो बात करेंगे इसकी, अभी बात करते हैं आंदोलन का स्थगन व हरिजन यात्रा। इन्होंने हरिजनों के लिए एक यात्रा निकाली थी। हेडिंग बनाइए, आंदोलन का स्थगन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन एवं हरिजन यात्रा। हरिजन यात्रा, पहला पॉइंट लिखिए, लिख लिए। दलितों के लिए सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने ही किया। दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने ही किया। उसके बाद लिखिए नंबर 2 पॉइंट, महात्मा गांधी ने दलितों के लिए जो भी काम किया सारा पॉइंट लिख रहे हैं। लिखिए 8 मई 1933 को, 8 मई 1933 का समय आ गया। ये महात्मा गांधी जेल में है अभी। 8 मई 1933 को महात्मा गांधी ने जेल में रहने के दौरान ही 21 दिन का उपवास रखा। समझ में आया। नंबर 3 सबने, और नंबर 3 लिखिए, महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को 6 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को 6 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया। एक बार लिख लेंगे आपके याद हो जाएगा। नंबर 4
नंबर 4। लिखिए, दलितों के लिए महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 तक 29 जुलाई 1934 तक हरिजन यात्रा निकाली। हरिजन यात्रा निकाली। ये हरिजनों के लिए क्या क्या प्रयास था। उसके बाद आप काफी हेडिंग बनाइए, कांग्रेस का पटना अधिवेशन। थोड़ी देर पहले समझाया था, कांग्रेस का पटना अधिवेशन। कांग्रेस का पटना अधिवेशन 1934। ये कब हुआ? 1934। आपको याद रखना है। लिखो, इस अधिवेशन में आप लिखिए, सीधा एक लाइन लिखिए। इस अधिवेशन में कांग्रेस के पटना अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा सदनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के पटना अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा सदनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और जब स्थगित कर दिया गया, महात्मा गांधी की जो आलोचना हुई उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, महात्मा गांधी के ऊपर कमेंट आता है कि किसका? सुभाष चंद्र बोस का। कि सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे कमेंट किया। अनेक प्रकार के जो बड़े बड़े दिग्गज पढ़े लिखे लोग थे, सबने कमेंट किया। सुभाष चंद्र बोस का भी स्टेटमेंट आया, यानी उनकी आलोचना करनी स्टार्ट कर दी गई कि महात्मा गांधी को आंदोलन का कुछ नहीं पता कि आंदोलन कब चलाना था और कब नहीं चलाना था। समझ में आया? महात्मा गांधी की यानी आलोचना करनी स्टार्ट कर दी आंदोलन को लेकर। तभी महात्मा गांधी परेशान हुए। परेशानी के तहत उन्होंने कहा कि आपको क्या करना होगा, आपको जो आंदोलन है। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस से जो अपना पद था, महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी ने कहा कि आप मुझे एक काम कीजिए, मैं कांग्रेस से इस्तीफा देना चाहता हूँ। जो कांग्रेस थी मैं उससे इस्तीफा देना चाहता हूँ। आप मेरा जो 1 रुपया सदस्य शुल्क था वो मुझे वापस कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि महात्मा गांधी की आलोचना हो रही थी तो महात्मा गांधी भी निराश हो चुके थे। तो महात्मा गांधी की जब आलोचना हो रही थी, महात्मा गांधी ने कहा आप मेरा जो 1 रुपया सदस्यता शुल्क है कांग्रेस का वो वापस कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस वाले थे, महात्मा गांधी चले जाते तो मुख्य नेता चले जाते तो कांग्रेस का जो मुख्य धारा थी उसे आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता? ये भी तो समस्या थी। तो महात्मा गांधी अगर इस आंदोलन को छोड़कर चले जाते तो कौन करता? तो जो कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कांग्रेस के मंच से कहा कि हम आपका 1 रुपया सदस्य शुल्क वापस नहीं करेंगे। तो उन्हें मना कर दिया गया और आगे की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। अभी हम कहानी यहीं तक रखते हैं और 1934 तक। उसके बाद क्या होगा? आपके बाद 1934 के बाद राजनीति में जैसे कांग्रेस का अभी देख लेते हैं। इसकी कुछ जो आपका आंदोलन था ये, यानी सदनी अवज्ञा आंदोलन, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी क्या क्या उसकी उपलब्धियाँ रही, समझे? अब जानते हैं इसका। तो हेडिंग बनाइए कॉपी में आप, सदनीय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन। सदनीय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन। सदनीय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन। एक तरफ पॉजिटिव अप्रोच लिखेंगे, एक तरफ नेगेटिव अप्रोच। जब भी मूल्यांकन की बात करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच यानी इसकी क्या बेनिफिट रहे, इसके नेगेटिव अप्रोच। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट मैंने कहा यह ऐसा आंदोलन था जिसने सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को रखा। यानी इससे पहले कभी भी कांग्रेस के इतने अधिवेशन हुए थे, किसी के भी अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य नहीं रखा गया था। यानी यह कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था जिसके तहत
पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। आप लिख सकते हैं यह कांग्रेस का ऐसा पहला अधिवेशन था जिसके तहत पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। दूसरा पॉइंट, अब तक यह सबसे बड़ा विस्तृत आंदोलन था। यह सबसे बड़ा आंदोलन था। नंबर तीन लिखिए, यह अखिल भारतीय आंदोलन था, यानी ये पूरे देश में फैल गया था। मैंने आपको बताया यह 5 साल तक चला था आंदोलन, छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। 27 से शुरू होकर लगभग 34 में जाकर खत्म होता है। 3-4 साल लगे, 4 साल से ज़्यादा लग गए आंदोलन को। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट आप लिखिए, इस आंदोलन ने समानता के स्तर की बात की। नंबर 5 लिखिए, इसके साथ सभी वर्ग जुड़ते चले गए। इस आंदोलन में लगभग सभी वर्ग जुड़ते चले गए। नंबर 6 लिखिए, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्षेत्रीय संगठनों को, इस आंदोलन ने क्षेत्रीय संगठन, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन थे, उन्हें बल देने का काम, जैसे लाल कुर्ती का खिदमत आंदोलन, जिसमें चंद्र सिंह गढ़वाली की मृत्यु हो गई थी, पेशावर कांड के नाम से भी जैसे जानते हैं, है ना। खुदाई खिदमतगारों का लाल कुर्ती आंदोलन के जैसे नाम से जानते हैं। अब देखिए नमक कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था पेशावर कांड के नाम से जानते हैं। इस तरह जो छोटे छोटे आंदोलन थे ना, उन्हें तीव्र गति प्रदान की सबने अवज्ञा आंदोलन ने, यानी उनका साहस बढ़ाया। निगेटिव इम्पैक्ट इसका, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये इस आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता। यह आंदोलन स्वतंत्रता को प्राप्त किए बिना ही बिखर गया। आप लिख सकते हैं यह आंदोलन स्वतंत्रता को प्राप्त किए बिना ही बिखर गया। यह आंदोलन स्वतंत्रता को प्राप्त किए बिना ही बिखर गया। दूसरा लिखिए आप, यह आंदोलन मूल मुद्दों से छिन्न भिन्न हो गया। मैंने आपको बताया जो हरिजन वाला मुद्दा था, यह आंदोलन मूल मुद्दों से छिन्न भिन्न हो गया। तीसरा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लिखिए, इस आंदोलन में गहरी निराशा छा गई। मैंने कहा देखिए बीच बीच में शून्यता की स्थिति आई, इस आंदोलन में गहरी निराशा छा गई। और एक मुख्य रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं, अब तक चलने वाला सबसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के जितने भी आंदोलन चलाए जाएंगे स्वतंत्रता के लिए, ये सबसे विस्तृत आंदोलन था। किसी आंदोलन को 5 साल तक चलाना, यही महात्मा गांधी की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति थी। कोई भी आंदोलन 5 साल तक लगातार नहीं चला जा सकता, और उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं। यानी महात्मा गांधी की स्ट्रैटेजी थी, ये उनकी ताकत थी, एक क्षमता थी उनकी, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो महात्मा गांधी बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे, उनके पास जनता का साथ था, और जिसके पास जनता का यानी सत्ता होगी, ताकत उसकी होगी जिसके पास सत्ता होगी। समझ में आया? तो इस तरह हमने आज आपका आंदोलन, मैंने कहा नोट्स बनाना अनिवार्य है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप मार खाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। चलिए अब मिलते हैं कल, जब हम आपको पढ़ा रहेंगे पाठ नंबर 41। मैंने कहा मुझे जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, और नहीं आपको बैठने दूंगा। तब तक आप लिखते रहिए और पढ़ते रहिए और घर में बंद रहिए। धन्यवाद।